वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं मैथ्स एग्ज़ाम के लिए केस स्टडी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमारी सबसे पहली केस स्टडी प्रॉब्लम है फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है, इसी में से ही चांसेस हैं मोस्टली कि हमें केस स्टडी प्रॉब्लम पूछी जाए। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। पर है कि एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन ए बिल्डिंग फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग द पेरीमीटर 200 मीटर शोन बिलो। ऐसा फ्लोर डिज़ाइन किया गया है, बीच में रेक्टेंगल है, साइड्स में है सेमी सर्कल और ये उसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन बन जाएगा। तो हमने क्या सबसे पहले सोल्व करना है कि इफ़ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, ये दोनों हैं, ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स इज, हमें वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकालना है। अब देखिए कि हमें दिया गया है दैट इज़ द पेरीमीटर। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं कि क्या बनेगा पेरीमीटर। ठीक है, अब देखिए दो साइडें हैं एक्स एंड एक्स। ठीक है, हमारी टू साइड्स हैं यहाँ पर एक्स एंड एक्स। ठीक है, हम इसको इरेज कर लेते हैं जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था। ठीक है, अब ये भी साइड एक्स है और ये भी साइड एक्स है, तो क्या बन गया पेरीमीटर एक्स प्लस एक्स। अब देखिए साथ में क्या आएंगे, यहाँ पर टू पार्ट्स हैं सेमी सर्कुलर, ये भी है सेमी सर्कुलर और ये भी है सेमी सर्कुलर। दोनों सेमी सर्कल्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वन सर्कल, कंप्लीट सर्कल बन गया। कंप्लीट सर्कल का क्या होता है पेरीमीटर 2 पाई इंटू दी रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस कितना है, सेमी सर्कुलर पार्ट का रेडियस कितना है, दिस वन इज़ दी रेडियस। इसकी वैल्यू उन्होंने क्या बताई हुई है, दैट इज़ दी y/2। तो हमें क्या मिल जाएगी, पेरीमीटर की वैल्यू है 200, x प्लस एक्स बन गया 2x एंड 2 पाई इंटू रेडियस कितना है y/2। तो यहाँ से 2 के साथ हम 2 सोल्व कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल गया 200 इज इक्वल्स टू दी 2x प्लस पाई इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बी आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है। ठीक है, अब आगे की सोल्विंग के लिए मैं यहाँ से y को सोल्व कर लेता हूँ। तो हमारी y यहाँ से क्या बनेगी, 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई दी पाई, और आगे आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2/पाई इंटू 100 माइनस एक्स। ये हमारा बन जाएगा y का आंसर। क्लियर है भाई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हमें इसी में से कुछ और MCQ भी पूछे गए हैं। सेकंड MCQ क्या है, उसने हमसे ये पूछा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखिए रेक्टेंगुलर रीजन में हमें क्या बताया गया था, दिस साइड इज x एंड दिस इज y, सो देयरफॉर एरिया क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। सिंपल है, बट हमें निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब हमें y की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है जो हमने अभी पीछे सोल्व की थी। तो क्या वैल्यू हमने सोल्व की थी यहाँ से देखते हैं। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द y। तो y की वैल्यू हमने क्या सोल्व की है, 2/पाई इंटू 100 माइनस एक्स। ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 2/पाई इंटू 100 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 2/पाई इंटू दी 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब उन्होंने जो आंसर हमें बताए हैं x को अंदर यूज़ किया हुआ है तो हम x को अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो ये बन गया 2/पाई, ऐसे ही रहेगा, x हो जाएगी 100 के साथ मल्टीप्लाई और x हो जाएगी x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा A इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई, तो ये हमें A का आंसर मिल गया। ओके, तो इसमें तो जो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें ऐसा ही होता है कि आगे की आगे ये सभी वैल्यूज़ यूज़ होती रहेंगी। तो आगे देखते हैं अब क्या है थर्ड MCQ। तो हमारा थर्ड MCQ है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A क्या होगी। अब देखिए मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम सबसे पहले A को निकालेंगे, फिर हम A का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर वहाँ से x सोल्व करेंगे और फिर उस x की वैल्यू को हम A में यूज़ कर लेंगे और वहाँ से हमें उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम पूछा है तो हमें उसको मैक्सिमम प्रूफ करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि x का एक ही आंसर आ रहा है, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही सोल्व करेगा। ठीक है, तो जो हमारे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमें मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ प्रूफ भी साथ में ही करना पड़ता है। अगर आपके x के 2 आंसर आ जाएं तो आपको फिर प्रूफ भी करना साथ में ही पड़ेगा कि मैक्सिमम किस पर है और मिनिमम किस पर है। ठीक है,
तो हम पहले हमारी a की वैल्यू को यहाँ पर देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आई थी। तो a की वैल्यू है 2/π इंटू 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2/π इंटू 100x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी a की वैल्यू है 2/π इंटू दी 100x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है dA/dx। तो क्या बनेगा 2/π तो एज इट इज़ रहेगा, 100x का आ जाएगा 100 और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। सुनाओ, डेरिवेटिव को हम करेंगे इक्वल्स टू दी 0, तो ये तो होने नहीं वाला, यही ब्रैकेट होगी इक्वल्स टू 0। सो विच इम्प्लाइज दैट 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x हमारा आ जाएगा 50, ठीक है। अब हमें इस x की वैल्यू को यहाँ पर एरिया में यूज़ करना है, क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम एरिया, ठीक है। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू दी 2/π 100 इंटू दी 50 माइनस 50 का स्क्वायर। तो 100 इंटू 50 आपका बन गया यहाँ पर 5000, और 5000 में से जाएगा 2500, तो ये माइनस कर कर बचा 2500 इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 5000/π सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा 5000/π इंटू मीटर स्क्वायर। तो आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन बनेगा। तो ऐसे ही आपकी आगे के आगे वैल्यूज़ यूज़ होती रहती हैं, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब इस a की वैल्यू को आगे और भी यूज़ किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि क्या MCQ है। इसके बाद है कि द CEO ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज़ इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कुलर एंड्स। उसने ये सोचा कि मैं होल फ्लोर के ही यहाँ पर एरिया को कर दूँ मैक्सिमाइज। इससे पहले उसने सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन के सिर्फ एरिया को ही मैक्सिमाइज करवाया था। तो फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x, हमें इसके लिए x की वैल्यू निकालनी। अब देखिए कि टोटल एरिया हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पर टोटल एरिया को कुछ और अज्यूम कर लेते हैं, हम इसे कर लेते हैं z। तो ये क्या बनेगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस, देखिए दोनों तरफ हैं सेमी सर्कल्स, तो 2 सेमी सर्कल बन गए 1 सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस हमारा यहाँ पर क्या था y/2, ये हमने शुरू में यूज़ किया है, ठीक है। और a की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पर सोल्व की है, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। तो a की वैल्यू हमारी क्या है 2/π इंटू 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2/π 100x माइनस एक्स स्क्वायर वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो ये बन गई 2/π इंटू 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई रेडियस है हमारा y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम्स दी 2/π 100x माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे, π/4 आ जाएगा और साथ में है y का स्क्वायर। अब देखिए y की वैल्यू हमने इससे पहले ही सोल्व कर रख ली थी शुरू में ही, ठीक है, वहाँ से आप लोग रीड कर लीजिएगा। y की वैल्यू हमारी आ रही थी 200 माइनस 2x ओवर दी पाई, ठीक है, ये हमने शुरू में सोल्व कर ली थी सबसे पहले MCQ में, ठीक है। तो अब हमें इसको पहले कर लेना है सिंप्लीफाई। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है 2/π है, इन दोनों में से x आ जाएगा कॉमन, तो ये बन गया 100 माइनस एक्स, प्लस यहाँ से एक पाई इसके साथ सोल्व हो जाएगा और इन दोनों में से 2 बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, 4π/4π स्क्वायर। तो अंदर बच गया 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये सोल्व हो जाएंगे, एक पाई सोल्व हो गया। अब देखिए इन दोनों में से क्या क्या सेम आ रहा है 1/π, इसके पास भी है 1/π और इसके पास भी है, और साथ में 100 माइनस एक्स, ठीक है, 100 माइनस एक्स आ गया कॉमन, और यहाँ से ये भी गया और क्या बच गया ओनली 2x, और यहाँ से एक ब्रैकेट बच जाएगी 100 माइनस एक्स वाली, ठीक है। तो हम इसे अब कर लेंगे सिंप्लीफाई। सो दिस बिकम्स 1/π 100 माइनस एक्स इंटू दी, इसको सोल्व करेंगे 2x माइनस एक्स दैट इज़ दी x 100 प्लस एक्स। तो ये हमारा क्या फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज़ a स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास z का ये आंसर बन गया है, ठीक है। सो दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ दी z अल्टीमेटली। काफ़ी सिंपल सी वैल्यू आ गई है। अब हमें ये निकालना है कि इस z को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम x की क्या वैल्यू रखें। तो मतलब हमारा सेम प्रोसीजर होगा कि हम क्या निकालेंगे dz/dx, ठीक है, यहीं पर सोल्व कर देते हैं।
डेरिवेटिव करना है इसका। अब देखिए कि 1/पाई तो रहेगा बाहर, और 100 का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 0, और साथ में है x² का -2x, इसका कर दिया -2x। अब हमें करना है dz/dx इज इक्वल्स टू दी 0, ठीक है, dx/dz इज इक्वल टू 0 करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट ये तो 0 होने नहीं वाला, -2x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, यानी कि रेक्टेंगुलर पोर्शन को ही बीच में से हटा दीजिए और उसे पूरे का पूरा ही एक सर्कल बना दीजिए, तो उसका टोटल एरिया हो जाएगा मैक्सिमाइज, ठीक है। तो ये उसने हमें बताया है, ठीक है। तो ऐसे आपको केस स्टडी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, उस पर बेस्ड MCQ बनाए जाते हैं। सभी MCQs की सोल्विंग आपकी रिलेटेड है, ठीक है। एक में से सोल्व कर कर अगले में, ऐसे आगे के आगे आप लोग यूज़ ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक हमारे पास केस स्टडी प्रॉब्लम और है। दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, केस स्टडी प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। दिस इज अपॉन द टॉपिक ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड द बेस थ्योरम। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया, इकबाल प्रोसेसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टन फॉर्म, ठीक है। विनय, सोनिया और इकबाल हैं जो कि किसी भी फॉर्म्स की जो आ रही हैं कॉपीज़, उनको प्रोसेस कर रहे हैं। विनय प्रोसेसेस द 50% फॉर्म्स, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इवेंट्स E1, E2, E3 इवेंट्स हैं कि विनय प्रोसेसेस द फॉर्म्स, सेकंड है सोनिया प्रोसेसेस द फॉर्म्स, एंड थर्ड है इकबाल प्रोसेसेस द फॉर्म। अब देखिए, विनय प्रोसेसेस द 50% फॉर्म्स, सोनिया प्रोसेसेस दी 20% एंड इकबाल प्रोसेसेस दी 30%। तो यहाँ से हमें क्या मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के मतलब विनय प्रोसेस करेगा, यानी कि 50/100 दैट इज़ दी 0.50 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज़ दी 0.20 एंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दैट इज़ दी 0.30। ये सभी याद रखिएगा, यही हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। विनय हैज़ एन एरर रेट, अब यहाँ पर एरर हो रहा है तो हम ए इवेंट मान लेते हैं कि एरर अकर्स, ठीक है, तो एरर हो गया। अब देखिए एरर हुआ फ्रॉम द विनय, यानी कि A/E1, ये क्या है कि एरर हुआ किसके लिए, किसकी प्रोसेसिंग में हुआ, विनय की, तो उसके कितने चांसेस हैं 0.06, ठीक है। एंड एरर हुआ फ्रॉम द सोनिया दैट इज़ दी 0.04, और एरर हुआ बाय दी यहाँ पर इकबाल, सो दैट इज़ दी 0.03। ये सभी एरर्स हो गए, ठीक है, एरर्स होने की प्रोबेबिलिटीज़ हो गई। अब देखते हैं सबसे पहला MCQ क्या है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग, के एरर हुए गिवन दैट सोनिया प्रोसेसेस द फॉर्म, अगर सोनिया ने प्रोसेस किया है यानी कि E2 हुआ है और एरर हुआ हो, यानी कि हमें यही प्रोबेबिलिटी बतानी है कि E2 यानी कि सोनिया ने प्रोसेस किया है फॉर्म और एरर आ जाए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.04। सो बी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल था ये तो, ठीक है, क्लियर है। अभी एक MCQ हो गया सभी का। अब आगे चलते हैं सेकंड वन, ठीक है, ये सभी आंसर्स हम साथ में यूज़ करते जाएंगे। सेकंड क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, सोनिया करे प्रोसेस यानी कि E2, एंड कमिटेड एन एरर, एंड क्या हो जाए और एरर भी आ जाए, मतलब हमें क्या सोल्व करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड A यानी कि इंटरसेक्शन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के आंसर यूज़ करने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है 0.20, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 0.04। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे, ठीक है, 0.20 एंड 0.04। सो आंसर बिकम्स 0.20 इंटू 0.04। तो इन दोनों को आप लोगों ने कर लेनी है मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 4 इंटू 2 दैट इज़ दी 8 बन जाएगा, और हमें 4 डिजिट छोड़कर लगाना होगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर 80 बन गया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज आंसर, ठीक है, क्लियर है भाई। तो हमारा C आंसर बन जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट से अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें क्या सोल्व करना है। थर्ड करते हैं MCQ, इतना क्लियर है भाई,
चलिए, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। हमें अब क्या निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी एरर की, यानी कि ए होने की। तो क्या फार्मूला होता है, सभी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, PE1 इंटू इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ PA/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3। अब इन सभी के आंसर हमें बताए हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग वाले पेज पर सभी के आंसर यूज़ किए थे, तो मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 थी हमारी 0.5, A/E1 थी 0.06, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 थी हमारे पास 0.20 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 थी 0.04। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 थी 0.3 एंड A/E3 थी 0.03। अब इन सबको आप लोगों ने ऐड करना है, सोल्व करना है, तो आंसर आपका बनेगा 0.047, ठीक है। ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आगे यूज़ करेंगे, इसका आंसर याद कर लीजिएगा। क्लियर है भाई। आगे करते हैं 4th MCQ। अब क्या है कि द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू ए क्वालिटी चेक। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट्स ए फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट। प्रोसेस्ड फॉर्म उसने इंस्पेक्शन करनी है, उसने रैंडमली एक फॉर्म उठा लिया। इफ़ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ एन एरर, तो इसमें एरर आ चुका है, मतलब एरर वाला फंक्शन हो चुका है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज़ नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। हमें ये चेक करना है कि दिस इज़ नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। तो हमारा विनय क्या था, E1 इवेंट, मतलब हमें क्या सोल्व करनी है, नॉट E1 गिवन दैट A। ये प्रोबेबिलिटी हमें सोल्व करनी है, ठीक है। E1 ना हो और वहाँ पर एरर आ चुका हो। अब देखिए, जब E1/A या फिर E2/A सोल्व करनी होती है तो हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, हमें क्या सोल्व करनी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। अब हम पहले सोल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हम रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले का ये फार्मूला है, और ओवर में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमने अभी सोल्व की है यहाँ पर, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड A/E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A, हमें सिर्फ यही वैल्यूज़ की ज़रूरत है, वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी सभी की सभी वैल्यूज़। तो ये तो रही प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, और साथ में हमें ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करनी है, 0.5 और 0.06, ठीक है। बस ये वैल्यूज़ हम उधर यूज़ कर उसको सोल्व कर देते हैं। तो ये आपका बन गया 0.5 इंटू 0.06, यही वैल्यू थी, और इसका आंसर था 0.047। तो ऊपर बन गया आपका 0.030 और नीचे बन गया 0.047। सोल्व करेंगे सो इट बिकम्स दी 30/47। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यही आंसर यूज़ कराते हैं, बी आंसर बनाएंगे, यहाँ से मिस्टेक होगी, हमें इसमें यूज़ करनी है। हमें क्या सोल्व करना है, नोट प्रोसेस्ड बाय विनय। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नोट गिवन बाय A इज इक्वल्स टू दी 1 माइनस, इसको कर देंगे 30/47 को। एलसीएम करें, 47 माइनस 30/47, सो इट बिकम्स दी 17/47। इसका राइट आंसर डी बनेगा, ये ध्यान रखना है। अगर नोट ना होता तो बी बनता, नोट है तो ये बन जाएगा। क्लियर है भाई। ओके, तो एक एमसीक्यू इस पर बेस्ड हो रहा है हमारा। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर। हमने भी यही यहाँ पर अज्यूम किया था। E1, E2, E3 बी द इवेंट्स दैट विनय, सोनिया, इकबाल प्रोसेस दी फॉर्म, ये भी हमने अज्यूम किए हुए हैं, ये सब काम तो हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब है, समेशन व्हेन I रनिंग फ्रॉम 1 to 3, मतलब कि हमें क्या सोल्व करना है, PE1/A प्लस PE2/A प्लस PE3/A। तो देखिए जितने इवेंट्स हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट के, हमने E1, E2, E3, ये जो होते हैं ये इसके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। मतलब E1, E2, E3 की अगर हम यूनियन करेंगे तो आपका पूरा सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इनकी अगर हम ये सभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं तो इसका आंसर ऑलवेज आपको 1 मिलने वाला है, अगर सभी इवेंट्स को
हम यूज़ कर रहे हैं। अगर एक भी छोड़ दिया तो आंसर बिल्कुल नहीं 1 आएगा। सभी को ऐड करेंगे, ओवर में ए है सभी के, तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ईजिली 1 याद रख लेना। यहाँ पर 3 इवेंट थे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है अभी इतना? ओके है। तो ये थी 2 केस स्टडी प्रॉब्लम आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। सो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। बाकी चैप्टर्स की वीडियोस को ज़रूर सुने, उनका सुनने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उनमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद के जो वीडियोस के पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, वो सभी आप लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में से ओपन कर देखने हैं। वो सभी पार्ट्स मैंने इससे पहले ही बनाकर रखे हुए थे, वो आप लोग वहाँ से सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।